हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में ये हमारा पहला सेशन है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स, मेथड और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लोर करेंगे कि फंडामेंटल्स और इसके पैराडाइम क्या है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, कोड टू कॉग्निशन। ठीक है, अब जैसे कि हमारा कोई भी एक मशीन लर्निंग का जो एआई टूल का एक सबसेट है हमारा मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सबसेट है हमारा छोटा पार्ट है डीप लर्निंग। ठीक है, तो एआई में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू वो अपना चीज़ें करते हैं, टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। इसमें मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, कि डेटा जो है किस तरह से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका विजुअल सजेशन दिया हुआ है कि यूज़ ए विजुअल इंगेजिंग बैकग्राउंड फीचरिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, वो हमारा किस पे बेसिस होता है, न्यूरल नेटवर्क पे। ठीक है, किस पे, न्यूरो नेटवर्क पे। अब मशीन लर्निंग जो होता है, एक तो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होता है जिसमें कि हम लोग जावा, पाइथन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि कोई एक हम लोगों ने कोड लिखा। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हमारा फॉर लूप ऐसे चलेगा, वाइल लूप ऐसे चलेगा, है ना, ये एल्स इफ़ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग के रूल्स नहीं होते हैं, इसमें डेटा होता है, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसका एक क्रिटिकल थिंकिंग होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर देते हैं। ठीक है, एल्गो उसका फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम लोग आंसर देते हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि कोई एक बल्क ऑफ डेटा है। ठीक है, सपोज़ हमारा Q&A सेशन है, तो मशीन लर्निंग में हम लोग उसको डेटा को एनालाइज करेंगे, और जैसे ही हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, एल्गो के बेसिस पे उसका आंसर आता है। ठीक है, अब इसके जो तीन मेन पैराडिज्म है वो मशीन लर्निंग के, एक और होता है लेकिन मेन तीन होते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा लेबल्ड डेटा होता है। जो सुपरवाइज लर्निंग होता है इसमें लेबल्ड डेटा होता है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा अनलेबल्ड डेटा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डीप में अभी और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई भी एक इंटरेक्शन करते हैं ट्रायल के बेसिस पे। सपोज़ हमने ट्रायल किया, हिट किया, सक्सेस हुआ, एरर आया, फिर ट्रायल किया, हिट किया, सक्सेस हुआ, एरर आया, इसके बेसिस पे हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैराडिज्म में है मशीन लर्निंग के। इसके बारे में अभी हम लोग डीप और भी जानकारी आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारा आ गया सुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ये लेबल डेटा सेट होता है। तो इसमें जो एनालॉगी होती है लर्निंग की, जैसे कि हमारे पास कोई एक सपोज़ क्वेश्चन आंसर कोई एक स्टूडेंट करता है और टीचर उसका जवाब देता है, तो वो किसके बेसिस पे करता है। सपोज़ हमने क्या किया कि कोई एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और टीचर क्या होता है उसका आंसर देता है, तो वो किसके बेसिस पे देता है, उसके पास जो डेटा होता है वो उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, कि बच्चा जो है क्या जो है उसको डाउट है, और फिर वो एनालाइज करता है और फिर उसका आंसर देता है उसके डाउट के क्लियरेंस के हिसाब से। उसी तरह से मशीन लर्निंग में अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हम उसका एक आंसर की जिसे कहते हैं, तो वो एक टीचर की तरह काम करेगा, और आंसर की के बेसिस पे, मतलब मैप जो होता है ना, मैप इनपुट आउटपुट, आप लोगों ने मैपिंग अगर पढ़ा होगा तो मैपिंग इनपुट आउटपुट के बेसिस पे होता है। लेकिन अगर जो टेक्निकल नहीं है तो उनके लिए इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें ही सफिशिएंट है।
अब हम सुपरवाइज लर्निंग में कि स्पैम फिल्टरिंग है या मेडिकल डायग्नोसिस है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं। कि अगर सपोज़ हमारे पास कोई एक मेल आया, ठीक है, मैंने मेल भेजा किसी को, थर्ड पर्सन को, और उसका जो मेल आया वो इनबॉक्स में आया, स्पैम में आया, किस बात पे डिसाइड करता है, तो उसके अंदर एक जो होता है फ़िल्टरिंग होता है, ठीक है, फ़िल्टरिंग होता है कि ये किस में जाएगा। अगर वो थोड़ा उसका कंटेंट इतना स्पैमी है, मतलब स्पैम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, तो वो उसमें जाएगा, ठीक है। अब मेडिकल डायग्नोसिस होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है हमारा कि सपोज़ कोई एक रोबोट है, रोबोट को हमें ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस तरह से ये डिजीज़ है और ये इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोस करना है, ठीक है। तो वो उस तरह से सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, जो कि हमारा एमएल का एक 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट के बेसिस पे करता है। और इसमें जो होता है वो रिग्रेशन के थ्रू होता है। रिग्रेशन आपने अगर कोडिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो रिग्रेशन का टेस्टिंग वगैरह होता है, ठीक है, लीनियर टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो उसी तरह से मशीन लर्निंग भी हमारा क्या करता है, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिग्रेशन का यूज़ करता है, प्रेडिक्ट करता है कि सपोज़ हमारा जो हाउस है, हाउस का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो किस तरह से करेगा, स्टॉक फॉरकास्टिंग किस तरह से करेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने टेस्टिंग में पढ़ा होगा, जो टेस्टिंग बैकग्राउंड से होंगे, कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, वो पूरी तरह से हमारा प्रोडक्शन पे चला जाता है, तो उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो वो 2-3 तरह से होता है। तो उसी तरह से अगर हमें कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, जैसे कि स्टॉक का फोरकास्ट या हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है, तो वो हम लोग रिग्रेशन के थ्रू करते हैं। अब पॉपुलर एल्गोरिदम इन सर्वाइव्ड लर्निंग में क्या है, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू होता है, डिसीजन ट्रीज के थ्रू होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। समरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, दिस इज द मोस्ट कॉमन ML टाइप वेयर मॉडल लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा विद नो आंसर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें फ्यूचर आउटकम किस तरह से होगा वो हमें बताता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन इसके क्या है सुपरवाइज लर्निंग के, एक तो हमारा स्पैम फिल्टरिंग हो गया कि ये कौन सा जो हमारा ईमेल है वो स्पैम में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउस प्राइस जो प्रेडिक्शन है या स्टॉक फॉरकास्टिंग है वो किस तरह से होगा, ठीक है। अब जो अनसुपरवाइज, ये हमारा दूसरा आ गया। एक तो सुपरवाइज था, आपको रिवाइज भी करते रहना है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो हर 1 घंटे में उसको रिकॉल कर लो, फिर 24 घंटे में उसको रिवाइज कर लो, और फिर एक हफ्ते पे, तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और ट्राई करो कि आप उसको रियल टाइम से एप्लीकेशन से जोड़ो। जैसे अभी हम लोगों ने सुपरवाइज लर्निंग में फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये रियल टाइम जब एग्जांपल होते हैं तो ये हमारे उसमें रिकॉल करने में आसान होते हैं, ठीक है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा क्या है, डिस्कवरिंग पैटर्न इन लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, एनालॉजी होती है कि फाइंडिंग पैटर्न विदाउट ए गाइड। अब हमें क्या है, कोई एनालॉजी करनी है तो हम उसे कैसे करेंगे, गाइड के थ्रू करेंगे। गोल क्या है, अनकवर द इनहेरिट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अब कॉमन दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा की पैटर्न है ऑन लेवल डेटा क्या, कि एनालॉजी के थ्रू होता है और गोल के थ्रू होता है। अब हमारा कॉमन टास्क क्लस्टरिंग क्या होता है। अब क्लस्टरिंग भी कई तरह से होता है, एक डेटा का क्लस्टरिंग होता है, डेटाबेस का, सॉफ्टवेयर का क्लस्टरिंग होता है। सॉरी मेरे थोड़ा जुकाम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्लस्टरिंग हमारा एप्लीकेशन का होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे डेटाबेस हो, चाहे एप्लीकेशन हो, उसका क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लस्टरिंग जो होता है वो हमारे एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का या डेटा का, हम लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड करके
क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग करते हैं, यानी उसका लॉजिकल सेपरेशन करते हैं, ठीक है, लॉजिकल सेपरेशन करते हैं। अब हमारा क्या है कि कॉमन टास्क है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, इसमें विजुअलाइजेशन और कंप्रेशन, ठीक है, डेटा को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसे विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम कंप्रेस करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। की एल्गोरिदम, के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि की के बेसिस, अभी हमने क्लस्टरिंग किसके बेसिस पे किया, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे, सर्वर के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। लेकिन अब हम जो क्लस्टरिंग कर रहे हैं वो एल्गो के बेसिस पे, पर्टिकुलर की जो है एल्गो के बेसिस पे क्लस्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिमिलर टाइप के डेटा को हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन का डेटा है, तो हमें उसे रीजनल वाइज ग्रुपिंग करनी है तो वो कर देंगे, ठीक है, और डोमेन वाइज करनी है तो उसे कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा की एल्गोरिदम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन कैसे होता है, हेल्प इन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट कैसे होता है। Insight from unsupervised learning. The machine identifies natural grouping or feature without explicit instruction, reveal hidden insight in data, ठीक है, insight in data। अब हमारा तीसरा, जो पहला था वो हमारा सुपरवाइज था जो कि लेवल डेटा बेसिस पे था, अनसुपरवाइज था जो कि अनलेवल्ड डेटा था। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है वो ट्रायल के बेसिस पे होता है। हमने कोई भी चीज़ ट्रायल किया, सक्सेस हुआ या फेल्यूर हुआ, तो उसके बेसिस पे हम एनालॉजी करते हैं और उसका गोल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं और उसका जो होता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, सीक्वेंस ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम लोग उसके गोल को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, एजेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, एक्शन होता है और रिवॉर्ड होता है। जो हमारा एजेंट होता है वो लर्नर होता है या डिसीजन मेकर होता है। जो एजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, लर्नर होगा या डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट, द वर्ड द एजेंट इंटरेक्ट विद। अब हमने एजेंट को बना दिया, ठीक है। अब उसको इन्वायरमेंट में वर्ड से रियल टाइम से इंटरेक्ट कराएंगे और फिर उसके बाद उसका एक्शन होगा। सपोज हमने कोई एक रोबोटिक्स ले लिया, ठीक है, या कोई एक एप्लीकेशन ले लिया। अब उसको रियल टाइम पे हम उसका इंटरेक्शन कराएंगे, ठीक है, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। एक्शन करने के बाद हम उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर उसने अच्छा काम किया तो अच्छा रिवॉर्ड देंगे, नहीं काम किया तो अच्छा रिवॉर्ड नहीं देंगे। अब इसी तरह से जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसमें से हमारा गेम जो होता है, एआई गेम होता है, उसके भी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि अल्फ़ागो हो गया। ये भी हमारा एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो बेसिस होता है, उसके एआई मास्टरिंग और जो गेम होता है उसके बेसिस पे हम लोग ये करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस इन रोबोटिक्स, ठीक है। एप्लीकेशंस इन रोबोटिक्स में क्या होता है कि ये भी हमारा एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जिसमें कि हम रोबोटिक्स के थ्रू लर्निंग करते हैं। लर्निंग टास्क इसमें लिखा है ना कि रोबोट्स लर्निंग टास्क थ्रू इंटरेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद से हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम लोग वहाँ पे अपना एक प्लॉट कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। और उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इधर उधर मुड़ता है, नहीं तो वो क्या करता है अपना जो भी रूट है वो वहाँ पे चला जाएगा। हालांकि इंडिया में अभी इस तरह का सेल्फ ड्राइविंग कार का अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है। बाहर के एक दो देशों में अभी भी मतलब ट्रायल चल रहा है, ठीक है। हम लोग यहीं पे पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। हम लोग चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट करने के बजाय लुक आफ्टर, दूसरों को बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं,
लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंडिया में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, एप्लीकेशन बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जांपल है। अब समरी ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि एल्गोरिदम डिस्कवर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बाय इंटरेक्टिंग विद इट इन्वायरमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम द आउटकम ओवर टाइम। ठीक है। अब मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो है हमारा। अभी तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब मशीन लर्निंग का हम लोग वर्कफ्लो पढ़ेंगे कि वर्कफ्लो किस तरह से काम करता है। इसमें से हमारा डेटा कलेक्शन होता है, डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग होता है, फीचर इंजीनियरिंग होता है, मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग होता है, और मॉडल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डेटा कलेक्शन होता है कि सपोज़ अगर हमें कोई भी मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो तैयार करना है, मॉडल इन्वॉल्व करना है स्ट्रक्चर के प्रोसेस में, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गो तभी काम करेगा, उसका मॉडल तभी काम करेगा जब हमारे पास सफिशिएंट डेटा होगा। तो डेटा कलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं। उसका क्लीनिंग का मतलब है डेटा जो बेकार डेटा होता है, अनवांटेड डेटा होता है, उसको हम लोग हटा देते हैं। क्रूशल फॉर द इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी। ठीक है। मोस्ट एफर्ट इज स्पेंड बिफोर ट्रेनिंग टू इंश्योर डेटा क्वालिटी। फीचर इंजीनियरिंग हमारा क्या होता है? फीचर इंजीनियरिंग इज़ अ की स्टेप्स इन एमएल वर्कफ्लो। अब तीसरा जो हमारा आया है वो है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो में। क्योंकि डेटा को हमने ले लिया, उसे हमने प्रिपेयर भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, क्लीन भी कर लिया, लेकिन उसका फीचरिंग कैसे करेंगे कि है ना, कि हमें इस तरह से ये वर्क के लिए ये फीचरिंग इंजीनियरिंग का यूज़ करना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू द मीनिंगफुल फीचर्स, मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग में हमारा क्या होता है? मॉडल सिलेक्शन होता है, हमने कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया और एमएल का वर्कफ्लो तैयार कर लिया। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स चूजिंग द राइट मॉडल एंड ट्रेनिंग इट इफेक्टिवली। मॉडल इवोल्यूशन क्या है? मॉडल इवोल्यूशन इंश्योर द मॉडल परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप बिफोर डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अब हम जब मॉडल का इवोल्यूशन करेंगे, उसका जब क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उसका जब डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, वो हमें काम करेंगे। डेटा कलेक्शन, डेटा फीचरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है। मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग। उसके बाद से हमारा मॉडल का इवैल्यूएशन होता है। अब सपोज़ हमने ये सारी चीज़ें, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके तीनों चीज़ें पढ़ ली, हमने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ लिया, लेकिन अब हम उसका मॉडलिंग कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया, लेकिन हम उसे रियल टाइम एग्जांपल से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। प्रॉब्लम टाइप में सुपरवाइज लर्निंग है, उसमें हमारा रिग्रेशन वाला पार्ट आया था। फिर हमारा इनपुट फीचर्स में साइज और नंबर ऑफ बेडरूम्स, जिप कोड, आउटपुट लेवल, प्राइस, मॉडल लर्निंग इक्वेशन। ठीक है। उसको हम लोग किस तरह से करते हैं, उसका आउटकम कैसे करते हैं। ठीक है। यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट वेयर यूज़र इनपुट हाउस डिटेल टू रिसीव इंस्टेंस प्राइस एस्टिमेट। Illustration of machine learning application. This example illustrates how machine learning models translate historical data into the actionable predictions. ठीक है। तो why now? मशीन लर्निंग का जो इवोल्यूशन है वो बहुत पुराना है, वो जावा जो लैंग्वेजेस आती थी उनसे भी पुराना है।
लेकिन अभी क्या है कि ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, क्योंकि इससे जो रिलेटेड टूल्स और टेक्नोलॉजी है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बेसिस पे है, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बिग डेटा है, वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिच ट्रेनिंग मटेरियल, कंप्यूटेशनल पावर है, पावरफुल जीपीयू एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्रेनिंग है, बेटर एल्गोरिदम्स है ना। मशीन लर्निंग का जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसका एल्गो एज़ कम्पेयर टू जितने भी पहले एल्गो बनते थे, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो चाहे जावा हो, वो उसका एल्गो अच्छा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी और आने वाले समय में जब और भी अच्छा कंप्यूटेशनल क्वांटम वगैरह आ जाएगा, जनरेटिव एआई और ये सब चीज़ें जब और इन्हेंस होंगी तो इनका एल्गो और भी अच्छा होता जाएगा और भी बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आता है कि इवोल्यूशन के बाद आता है कॉमन एल्गो। जो हमारा एल्गो की बात कर रहे हैं तो वो एल्गो और टूल्स और टेक्नोलॉजी से उसका इंटरेक्शन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा दो तरह के चीज़ें आती हैं कि हमारा लीनियर और रिग्रेशन जो लॉजिस्टिक होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसे कि हम लोग पढ़ेंगे की नियरेस्ट नेबर्स, जिसे KNN भी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलर और पावरफुल डिसीजन ट्रीज होता है, रैंडम फॉरेस्ट होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है, एडवांस डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग का जो एल्गो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, न्यूरो नेटवर्क के बेसिस पे बना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। पॉपुलर लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें लाइब्रेरीज होती हैं, जो क्लासिक ML होता है, स्काई किट लर्न होता है, पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ML टूल्स, दिस टूल मेक्स ML accessible, allowing user to implement powerful model with minimal code। ठीक है, minimal code। conclusion and key takes away। ठीक है, मशीन लर्निंग ओवरव्यू, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का ओवरव्यू होगा, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्वालिटी होगा, इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगा और हार्नेसिंग डेटा होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन लर्निंग पैटर्न फ्रॉम डेटा रेदर देन फॉलोइंग फिक्स्ड रूल। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, द 3 मेन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज सुपरवाइज लर्निंग जो हम लोगों ने पढ़ा, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्वालिटी, अब जो इतना हम लोग डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका डेटा की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सक्सेस डिपेंड अपॉन द रिगरस वर्क फ्लो, है ना। सक्सेस किस बात पे डिपेंड करता है, रिगरस वर्क फ्लो पे, और डेटा क्वालिटी भी क्रिटिकल। इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या होगा मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग जो होता है वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा टेक्नोलॉजी को, इम्पैक्टिंग इंडस्ट्री फ्रॉम हेल्थ केयर, फिनेंस, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सारी चीज़ों में ये हमारा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, हार्नेसिंग डेटा, एम्ब्रेसिंग मशीन लर्निंग मीन्स हार्नेसिंग डेटा टू अनलॉक न्यू इंसाइट्स एंड कैपेबिलिटीज़। ठीक है, QA सेशन, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट में हमें लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंस रिप्लाई करूँगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इन द सेंस कि मशीन लर्निंग में हमारा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाउंडेशन और पैराडिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा था मशीन लर्निंग का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि मशीन लर्निंग के पैराडिज्म में ये सारी चीज़ों का जो हम लोग डिटेल्स में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके पैराडिज्म को हम लोग समरी कैसे बना सकते हैं,
बिग पिक्चर मतलब बड़े पिक्चर में मशीन लर्निंग के पैराडिज्म को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे और साथ में साथ हम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। साथ में साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि टीचर कैसे एनालाइज करता है डेटा को और उसके डेटा को कैसे देता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डिस्कवरी पैटर्न विदाउट गाइडेंस लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू सिटी विदाउट ए मैप। अब आपको यहाँ पे एडवांस में कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे एनालॉजी के कि आपको एक्सप्लोर करना कोई एक नई सिटी बिना मैप के, तो आप कैसे करोगे। अभी तो आप मैप के थ्रू करते हो, तो मैप के थ्रू नहीं, मैप के बिना मशीन लर्निंग के थ्रू, अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू करना है तो कैसे करोगे। तो उसके एल्गो जो होंगे और भी ये जो हमारा करंट मैप होता है उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने देखा होगा कि लोकेशन कहीं और की डालते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, ठीक है, जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन हमें फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम उसके एल्गो को और अच्छा करेंगे ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पे हम अपने चीज़ों को पहुंचा सकें, वहाँ पे हम अपना काम कर सकें, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोगों ने ट्रायल और एरर के बेसिस पे जो चीज़ें पढ़ी थी वही रहेंगी, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में हम और एडवांस चीज़ों की ओर जाएंगे, ठीक है, एडवांस चीज़ों के ऊपर जाएंगे। इसमें क्या होता है कि कोर कॉन्सेप्ट है वो मैपिंग के थ्रू होता है। मैपिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में मैपिंग कई तरह की होती है ना, 1 to 1 मैपिंग, 1 to many, many to 1, many to मैपिंग। सुपरवाइजर प्रोवाइड करेक्ट आंसर। डेटा क्या होता है हमारा, लेवल डेटा सेट होता है, इनपुट करेक्ट आउटपुट होता है। डेटा ईमेल जैसे फिल्टरिंग, स्पैम फिल्टरिंग, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। गोल्स हमारा क्या है, लर्न ए रूल दैट प्रेडिक्ट आउटपुट एक्यूरेटली फॉर न्यू इनपुट। अब हमने कोई भी एक डेटा लिया, ठीक है, डेटा लिया, उसे एनालाइज किया और उसका एग्जैक्ट आउटपुट आए, तो उसके लिए हम सुपरवाइज लर्निंग को और क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। उसके लिए हमारा क्या है, कॉमन एल्गोरिदम, जिसमें कि हम लीनियर और रिग्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और डिटेल्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल्स में कवर करेंगे। और ये जितने भी एल्गो हैं इसको मैं एक एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि लॉजिस्टिक, लीनियर और रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, एसवीएम, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, KNN, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से एप्लीकेशन में हमारा स्पैम जो फिल्टरिंग होता है, वेदर प्रेडिक्शन होता है, इमेज रिकॉग्निशन होता है, मेडिकल डायग्नोसिस होता है, इसके बेसिस पे भी मैं चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा एग्जाम्पल्स, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के बताऊंगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट, डेटा, गोल्स, टेक्निक, एप्लीकेशन और टाइटल्स बताऊंगा कि फाइंडिंग हिडन पैटर्न और इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर इन अनलेबल्ड डेटा, नो करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड। डेटा में हमारा अनलेबल्ड डेटा सेट होगा, एग्जांपल इंक्लूड्स कस्टमर परचेज हिस्ट्री, न्यू आर्टिकल्स। गोल में हमारा डिस्कवर डेटा स्ट्रक्चर सच एज द ग्रुप और रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्निक्स में हमारा क्या होगा, क्लस्टरिंग किसके बेसिस पे हम करते हैं, के मीन्स के थ्रू, हायरार्की के थ्रू, DB स्कैन के थ्रू, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, PCA TSNE के थ्रू, एसोसिएशन रूल, एप्रियोरी, एप्लीकेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, टॉपिक मॉडलिंग, एनामैली डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम और टाइटल्स, जिसमें कि अनसुपरवाइज लर्निंग होगा, ठीक है।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम कोर कॉन्सेप्ट, डेटा, गोल्स, कंपोनेंट और कॉमन एल्गोरिदम के साथ साथ एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। एन एजेंट लर्न बाय परफॉर्मिंग एक्शन इन एन इन्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज cumulative rewards through trial and error. Data generated through interaction, no statistics data sets. ठीक है, गोल में क्या है, लर्न एंड ऑप्टिमल पॉलिसी डिफाइनिंग द बेस्ट एक्शन फॉर स्टेट। कंपोनेंट्स में हमारा क्या क्या होंगे, एजेंट होंगे, इन्वायरमेंट होगा, एक्शन होगा, स्टेट होगा, रिवॉर्ड होगा। कॉमन एल्गोरिदम में हमारे क्या क्या एल्गो होंगे, क्यू लर्निंग होगा, डीप क्यू, नेटवर्क्स, पॉलिसी, ग्रेडियंट मेथड होगा, और एप्लीकेशन में हमारा गेम प्ले, जैसे कि अल्फा को हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब समरी है जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में, वो क्या क्या है कि लर्निंग फ्रॉम लेबल डेटा होता है, इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है। डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड होता है, इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है। लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, मॉडल लर्न टू मैप इनपुट टू आउटपुट, मॉडल आइडेंटिफाई पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स। फीडबैक, डायरेक्ट फीडबैक, प्रोवाइडेड फीडबैक, नो डायरेक्ट फीडबैक इसमें होता है। एनालॉगी लर्निंग विद ए टीचर, और इसमें लर्निंग विदाउट ए टीचर होता है। ठीक है, ये मेन हमारे अंतर हो गए। बिग पिक्चर ऑफ मशीन लर्निंग पैराडाइम में हमारा क्या होता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, एआई सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है, रोल्स होता है, फाउंडेशनल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एआई होता है। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा स्लाइड है, ठीक है, ये हमारा तीसरा और आखिरी स्लाइड है, जिसमें कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेटा स्प्लिटिंग, डेटा को कैसे स्प्लिट करते हैं मशीन लर्निंग में, वो हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं, वैलिडेशन कैसे करते हैं, टेस्ट सेट कैसे करते हैं, रोबस्ट मॉडल कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोर आइडिया क्या है, हमारा कोर आइडिया क्या है, वाई वी स्प्लिट डेटा, वाई वी स्प्लिट डेटा। अब हम कोई भी डेटा है उसको स्प्लिट कैसे करते हैं। इमेजिन कि आप एक स्टूडेंट हो जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आप चीज़ों को क्या करते हो, पहले पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद नोट्स बनाते हो, और उसे बार बार जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो वो हमें मेमोराइज हो जाता है। हम उसको स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर उसको टेस्ट पेपर देते हैं, टेस्ट के बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आए तो हमारे कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई कि हमारे कम नंबर आए, और हमारे अच्छे नंबर आए तो और अच्छा कैसे करें वो हम देखते हैं। फिर उसको बाद हम उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं कि एग्ज़ाम में हम उसको कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कि मशीन लर्निंग में हम डेटा को स्प्लिट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका मॉडल बनाते हैं एल्गो के बेसिस पे। ठीक है, और स्पेशलाइज और जनरलाइज दो फॉर्मेट में हम लोग करते हैं कि अगर स्पेसिफिक टास्क के लिए करना है तो ये, जनरल टास्क के लिए करना है तो ये डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल, मॉडल रिफॉर्म रिलायबिलिटी इन रियल वर्ल्ड सिनारियो। अब ट्रेनिंग सेट लर्निंग फ्रॉम द मटेरियल। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द मटेरियल। अब हमारे पास डेटा आ गया, ट्रेनिंग सेट हमारा तैयार हो गया। अब हम मटेरियल के बेसिस पे लर्निंग करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ ए ट्रेनिंग सेट, definition of a training set. The training set is a data your model learned from by adjusting its internal parameters. Analogy to text box and homework. Think of it as your text box and homework problem where you study and practice repeatedly. रोल इन अ मॉडल इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि मॉडल दिस डेटा मैनी टाइम्स और मल्टीपल इपोज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स।
अब एक बार हमें स्प्लिटिंग डेटा कर दिया, मॉडल बना दिया, अब उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन सेट करेंगे ट्यूनिंग एंड फीडबैक के बेसिस पे। पर्पस ऑफ वैलिडेशन सेट, ठीक है। रोल इन मॉडल इवोल्यूशन इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन। पर्पस ऑफ द वैलिडेशन सेट, हमें जो वैलिडेशन सेट है एक्ट लाइक ए प्रैक्टिस एग्जाम। इट्स यूज टू ट्यून हाइपर पैरामीटर्स एंड चेक हाउ वेल द मॉडल इज लर्निंग। अब हम क्या करते हैं, डेटा स्प्लिट करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा मॉडल है, वो जो मॉडल है वो लर्नेबल है कि नहीं है, ठीक है। रोल इन मॉडल इवोल्यूशन, द वैलिडेशन सेट हेल्प इन evaluating performance without directly influencing the model parameters. It identifies weak spot in the model, ठीक है। मॉडल में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे डेटा को स्प्लिट करते हैं, कैसे उसका आउटपुट निकालते हैं, उसके रोल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये उसका मॉडल को कैसे इवेल्युएट करते हैं, और इसका इम्प्रूवमेंट करते हैं कैसे कि इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन, ठीक है। इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द वैलिडेशन सेट यू कैन ट्विक डिज़ाइन चॉइसेस। दिस प्रोसेस इम्प्रूव्स द मॉडल जनरलाइजेशन, ठीक है। द ट्रेनिंग वैलिडेशन फीडबैक लूप। द ट्रेनिंग वैलिडेशन, अब हमारा ट्रेनिंग का वैलिडेशन हो जाएगा और उसका फीडबैक हो जाएगा। ट्रेन द मॉडल, मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं कि इस सेट पे, ट्रेनिंग सेट पे ये चलेगा, ठीक है। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को, वैलिडेट करते हैं डेटा सेट को, और उसके बाद से रिपीट करते हैं उस मॉडल को, उस ट्रेन मॉडल को जो कि हमारा परफॉर्मेंस के बेस पे इवैल्यूएट हुआ, वो जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्हेंस करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, जनरलाइज करते रहते हैं चीज़ों को। उसके बाद से एडजस्ट हाइपर पैरामीटर, एडजस्ट हाइपर पैरामीटर बेस्ड ऑन द वैलिडेशन रिजल्ट। उसके बाद से हम टेस्ट सेट, जो फाइनल अनसीन इवैल्यूएशन होता है, जो फाइनल अनसीन इवैल्यूएशन होता है उसे टेस्ट सेट इज लाइक ए सीड फाइनल एग्जाम। It provides an unbiased final evaluation of how well the model generalized to completely new data. Importantly, the model must never see or learn from this set during training or tuning to ensure the evaluation is fair and realistic, ठीक है। Diagnosing overfitting with data split, ठीक है। अब हम डेटा को डायग्नोस करेंगे। डिफाइनिंग ऑफ ओवरफिटिंग, डिटेक्टिंग ओवरफिटिंग, स्ट्रेटजी टू एड्रेस ओवरफिटिंग, इम्पैक्ट ऑफ ओवरफिटिंग। इसमें हम ओवरफिटिंग के थ्रू करेंगे, ओवरफिटिंग विद डेटा स्प्लिट, ठीक है। तो ओवरफिटिंग तब होता है मॉडल में जब हम इरिलेवेंट डिटेल्स जो होता है ट्रेनिंग डेटा में आ जाता है, तो ओवर फिटिंग अकर्स होता है। इट्स परफॉर्म एक्सीलेंटली ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। आपने वैलिडेशन का देखा होगा, जावा स्क्रिप्ट में वगैरह वैलिडेशन करके आप लोगों ने बहुत देखा होगा, तो उसका टेस्ट सेट करके देखा होगा, ठीक है। उसका कैसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेशन फेल हो जाता है, किस तरह से क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड में वैलिडेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। मैं एक आपको रियल टाइम इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा मशीन लर्निंग का लास्ट में, ठीक है। मशीन लर्निंग का जब पूरा सेशन ओवर हो जाएगा तो एक मशीन लर्निंग का मैं एक मिनी प्रोजेक्ट करके बताऊंगा, जिसमें कि जो भी हम थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ा है, जब तक कि हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक हम इसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं जैसे ही मशीन लर्निंग का सेशन ओवर हो जाएगा, एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू पूरा डेटा आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब लार्ज गैप बिटवीन हाई ट्रेनिंग अकरेंसी एंड लो वैलिडेशन एक्यूरेसी इंडिकेट ओवरफिटिंग। ये हमारा क्या है, ओवरफिटिंग
कि लार्ज गैप बिटवीन हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी और लो वैलिडेशन एक्यूरेसी इंडिकेट ओवरफिटिंग। स्ट्रेटजी टू एड्रेस ओवरफिटिंग, सिंप्लीफाई द मॉडल, add regularization rather more data, use early stopping based on validation loss. Impact of overfitting. Overfitting compromises the model ability to generalize to unseen data. It's lead to poor performance on validation and test set. Diagnosing underfitting with data split, ठीक है। डेटा स्प्लिट को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डिफिनीशन ऑफ अंडरफिटिंग, अंडरफिटिंग हैपेंस व्हेन द मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर द अंडरलाइंग डेटा पैटर्न्स रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट्स। साइन ऑफ अंडरफिटिंग, साइन इंक्लूड लो एक्यूरेसी अक्रॉस द बोर्ड, रेमेडीज फॉर द अंडरफिटिंग और इम्पैक्ट ऑफ अंडरफिटिंग। इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रेनिंग longer, reducing regularization, improving फीचर क्वालिटी, और ये सारी चीज़ें हमारे रेमेडीज़ में आती हैं। रेमेडीज़ में हमारे कि इंक्रीज़ कैसे करते हैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। उसके बाद से हम ट्रेनिंग लॉन्गर टू लॉन्गर कैसे कर सकते हैं, रेड्यूस रेगुलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, फीचर क्वालिटी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस को बोथ ट्रेनिंग और वैलिडेशन के थ्रू कैसे अच्छा कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग मॉडल परफॉर्मेंस वर्सेस ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। इसमें हमारे 3 चीज़ है कि ट्रेनिंग के एक्यूरेसी प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, वैलिडेशन एक्यूरेसी बिहेवियर कैसे करते हैं, और आइडियल स्टॉपिंग पॉइंट कैसे करते हैं। Imagine a graph where training accuracy steadily rises as the model learns. Validation accuracy को peak at a certain point and then decline as overfitting sets in. The ideal stopping point is where validation accuracy is the highest. This prevents the model from memorizing noise and ensures better generalization. प्रैक्टिकल डेटा स्प्लिटिंग गाइडलाइन क्या है, क्लासिकल डेटा स्प्लिट रेशियो हमारा क्या है, पॉपुलर डेटा स्प्लिट रेशियो क्या है, लार्ज डेटा सेट स्प्लिट रेशियो क्या है, की स्प्लिटिंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। कि हमारा क्लासिक डेटा का स्प्लिट जो रेशियो है वो 60% ट्रेनिंग है, 20% का वैलिडेशन है, टेस्टिंग 20% का है। या अगर पॉपुलर डेटा स्प्लिट रेशियो है तो उसमें 80% ट्रेनिंग है, 10% वैलिडेशन है, और टेस्टिंग का पार्ट जो पॉपुलर डेटा स्प्लिट रेशियो में है वो 10% है। लार्ज डेटा सेट अगर स्प्लिट का रेशियो देखते हैं तो उसमें ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा 98%, वैलिडेशन 1% और टेस्टिंग 1% है। की स्प्लिटिंग प्रिंसिपल जो है, स्प्लिट शुड ऑलवेज बी रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव टू अवॉइड बायस एंड इंश्योर रिलायबल मॉडल इवेल्यूएशन के बेसिस पे है की स्प्लिटिंग प्रिंसिपल्स। और ये जो हमारी समरी है स्ट्रेंथ ऑफ द ईच डेटा स्प्लिट, उसमें हम ट्रेनिंग का है, वैलिडेशन का है, टेस्ट का है, उसके बाद से पर्पस ऑफ डेटा स्प्लिट का है और समरी है, ठीक है। तो उसमें हमारे मॉडल के बेसिस पे प्रैक्टिकल मॉडल है, टेक्स्ट बुक्स का मॉडल है, एनालॉगी का मॉडल है, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारी ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये मशीन लर्निंग का सेशन कैसा लगा है, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और हम अपने लेक्चर को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसे भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज़ संतोष, और आज हम लोग मशीन लर्निंग में एक और टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिग्रेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कैसे मॉडल जो होता है वो उसका रिलेशनशिप जो होता है मॉडलिंग से होता है रिग्रेशन का,
किस तरह से मॉडल और रिग्रेशन जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इनका जो प्रेडिक्शन होता है वो कैसा होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे कोर आइडिया है इसका, वो दो तरह से होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल से और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, तो जो रिग्रेशन मॉडल है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एंड प्रेडिक्ट वैल्यूज़। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग इनका रिलेशनशिप बना के और एक वैल्यू को प्रेडिक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, पूरा एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें टारगेट होता है, आउटकम होता है और रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है जो कि प्रेडिक्टेड होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फीचर, प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो इक्वेशन पढ़ेंगे कि सिंपल रिग्रेशन क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो प्रेडिक्ट करता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसका गोल होता है कि फाइंड आउट करना है कि जो बेस्ट फिट है, मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर, रिग्रेशन लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन हमारा ये। अब रिग्रेशन के जो टाइप हैं वो सिंपल लीनियर है, मल्टीपल लीनियर है और एजम्पशंस है। ठीक है, तो सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आउटकम में प्रेडिक्ट होता है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। ठीक है, सिंपल लीनियर। और मल्टीपल लीनियर में जो होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होते हैं और उसका आउटपुट निकाला जाता है किसमें, मल्टीपल लीनियर में। तो रिग्रेशन के हमारे दो टाइप हो गए, एक सिंपल लीनियर और एक मल्टीपल लीनियर, जिसमें कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका आउटकम हम प्रेडिक्ट करते हैं, और दूसरे में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि रिग्रेशन मॉडल रिलेशनशिप जो होता है वो प्रेडिक्शन के बेसिस पे होता है और रिलाइज ऑन द एजम्पशंस और वैलिडेशन, और ये किसके बेसिस पे होता है, स्टैटिकल मॉडल एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेकेंड स्लाइड में पढ़ेंगे कि रिग्रेशन में और किस तरह की जो होता है वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन का एनालिसिस किस तरह से होता है, तो उसका मॉडल समझेंगे, उसके मैट्रिसेस समझेंगे। मॉडल और मैट्रिसेस पे मैंने एक सेपरेट जो है वो एक बना रखा है वीडियो, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिसेस का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके उसको बनाया हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो मॉडल का एजम्पशन है वो लीनियरिटी मैटर्स है और एरर टर्म्स के वेरिएंस जो होता है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो सेवरल की एजम्पशन के बेसिस पे होता है और उसके एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का जो रिज़ल्ट है वो उसके अंडरस्टैंडिंग, जो मॉडल अंडरस्टैंडिंग होता है उसके बेसिस पे होता है। अब जो लीनियरिटी मैटर करता है, मैटर्स जो होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है किस तरह से, और उसका जो एक्यूरेसी प्रेडिक्शन है वो किस किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एरर टर्म वेरिएंस क्या होता है, होमोसेडेसिटी इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एरर वेरिएंस अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एक्स। ठीक है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में टू वैलिडेट मॉडल को वैलिडेट करते हैं मैट्रिक्सेस, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसमें आर स्क्वायर्ड जो होता है, मैट्रिसेस के भी कई प्रकार होते हैं जिसमें कि आर स्क्वायर्ड होता है, एडजस्ट आर स्क्वायर्ड,
RMSE, RMSE और MEA यूज़ होते हैं मैट्रिसेस को इवेलुएट करने में, ठीक है। उसके डायमेंशन भी होते हैं और उसके एल्गोरिदम भी होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एल्गोरिदम होते हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं। हम इसका और भी एक्सप्लेन करेंगे आने वाले समय में सेपरेट करके। और दे हेल्प क्वांटिफाई द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मॉडल प्रेडिक्शन, ठीक है। और जिस मॉडल में आप कोई भी मॉडल यूज़ करो, आप उसे बेस्ट मॉडल कब मानोगे? जब उसका जो एक्यूरेसी है, यानी उसका जो एरर प्रॉम्प्ट है वो बहुत कम हो। उसको हमने सपोज़ कोई एक डेटा के बेसिस पे हमने कोई एक एल्गो ले लिया या एक कोई मॉडल ले लिया, अब उससे हम रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करते हैं तो उसमें लेस एरर हो तो हम उसे क्या मानेंगे? बेस्ट मॉडल मानेंगे, ठीक है। बेस्ट मॉडल मानेंगे, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल टाइप्स, रिग्रेशन के भी मॉडल टाइप होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, एडिक्टिव मॉडल होता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है उसमें मॉडल का जो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होता है यूजिंग पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एडिक्टिव मॉडल फ्लेक्सिबल मॉडलिंग रिलेशनशिप एज द सम ऑफ स्मूथ फंक्शन ऑफ प्रेडिक्टर। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है प्रेडिक्ट बाइनरी आउटकम्स, कैलकुलेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरेंस, ठीक है। की टेक अवेज क्या है? की टेक अवेज क्या है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस ऑफर डाइवर्स अप्रोचेस फॉर वेरियस डेटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। Understanding assumption, evaluation metrics and available model type help construct robust and reliable predictive model. Continuous evaluation and adaptation are the key. अब जो रिग्रेशन हमारा होता है उसके जो मॉडल्स एनालिसिस होते हैं उसके अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, डेटा टाइप्स के बेसिस पे, रिलेशनशिप्स के बेसिस पे, मॉडल्स के बेसिस पे, मैपिंग के बेसिस पे, ठीक है। मैट्रिसेस और अवेलेबल मॉडल टाइप हेल्प कंस्ट्रक्ट रोबस्ट एंड रिलायबल प्रेडिक्टिव मॉडल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सेकंड मॉड्यूल में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिग्रेशन का टेक्निक है वो कौन कौन से हैं, उसके मेथड क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और हमारा पॉइजन रिग्रेशन है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और पॉइजन रिग्रेशन। प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू ए class used for classification problems, ठीक है। इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हमारा बना हुआ है। ये हमारा किसके बेसिस पे बना हुआ है? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। और जो हमारा पॉइजन रिग्रेशन है, मॉडल्स रेट्स एंड काउंट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये हमारा किससे बना हुआ है? इवेंट्स के बेसिस पे, पॉइजन रिग्रेशन, ठीक है। अब प्रॉब्लमिस्टिक डेटा अगर है हमारे पास, प्रॉब्लमिस्टिक डेटा है तो उसके लिए हमारे पास राइज्ड है, लेशो है, इलास्टिक है, नेट एड्रेस है, ओवरफिटिंग है एंड मल्टी कॉर्नरिटी बाय एडिंग पेनल्टी टू द मॉडल
श्रिंकिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये सारे जो मॉडल्स हैं या आउटफिट ओवरफिटिंग है, उनके बेसिस पे हम लोग मॉडल को श्रिंकिंग करते हैं और उसको कोएफिशिएंट बनाते हैं। रेगुलराइजेशन टेक्निक, राइज रिग्रेशन, L2 लासो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट। इसमें हमारा रेगुलेशन परफॉर्म होता है फीचर्स के सिलेक्शन के बेसिस पे, सिंप्लीफाइज मॉडल के बेसिस पे। इलास्टिक नेट में कंबाइंस L1 एंड L2 पेनल्टीज यूजफुल फॉर कोरिलेटेड फीचर्स। ओवरफ्लो प्रैक्टिस में हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, डेटा कलेक्ट करते हैं। EDA में हमारा क्लीन और विजुअलाइजेशन का है, प्री प्रोसेस इनकोडिंग स्केल है, ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट है, मॉडर्न सिलेक्शन है, इवैल्यूएशन RMSME और RAE आर स्क्वायर। ये इंडिविजुअल हम एक एक करके इसको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस है, कि रिलेशनशिप कैसे है, उसका प्रेडिक्शन मेकिंग कैसे है, गाइडिंग डिसीजन कैसे है, कोएफिशिएंट एनालिसिस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन ड्राइवर्स और डिप्लॉय रिग्रेशन मॉडल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। की रिग्रेशन टाइप्स क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिग्रेशन एप्लीकेशन में हमारा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, रिस्क असेसमेंट है और ट्रेड एनालिसिस। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम फॉरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर का बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। सपोज हमें कोई एक वेदर का फॉरकास्टिंग करना है तो हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करते हैं रिग्रेशन एप्लीकेशन में, ठीक है। ये सब हमारे रिग्रेशन एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। रिस्क असेसमेंट का हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन द लाइकहुड ऑफ प्रेडिक्ट स्पेसिफिक आउटकम लाने के लिए रिस्क असेसमेंट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करते हैं किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए और डेटा की टेंडेंसी को जानने के लिए ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करते हैं फॉरकास्टिंग के लिए, किसी भी फॉरकास्ट जिसका हमें पहले से पता नहीं होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है सिर्फ हमारे पास। रिस्क असेसमेंट जहाँ पे हम स्पेसिफिक आउटकम के लिए यूज़ करते हैं, और ट्रेंड एनालिसिस जो यूज़ करते हैं वो हम लोग टेंडेंसी ऑफ द डेटा के लिए यूज़ करते हैं। कंक्लूज़न क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस एम्पावर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, मास्टरिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग मॉडल सिलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड assumption, effective application span diverse field offering powerful tools for predictions and insights। तो ये हमारे जो हैं कुछ बेसिक रिग्रेशंस के टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ थी, और स्पेसिफिक मॉडलिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन किस पे होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल इवोल्यूशन। मशीन लर्निंग में एक और चैप्टर है जिसका कि नाम है मज़ा नहीं आ रहा।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ संतोष और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ संतोष और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल इवैल्यूएशन और उसका सिलेक्शन इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो है मॉडल इवैल्यूएशन और सिलेक्शन है क्या। तो मैं भी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँगा। मैं उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा और उसे अगर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना होगा तो वो हिंदी में करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली व्हाट इज़ द मॉडल इवोल्यूशन और सिलेक्शन? So it is the process of accessing the performance of different machine learning model to choose the best one for the specific problem and data set. It is the core moving from the theoretical model to the robust, reliable solution. The core problem. The model that perform extremely well on the training data may fail miserably on the new unseen data. This is the problem of overlifting. Evaluation and the selection technique are designed to find a model that generalize well. सो इसमें हम लोग इस तरह से देखेंगे कि मशीन लर्निंग में जो हमारा मॉडल बेस, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल बेस जो हमारा बेस्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका डेटा सेट होता है। ठीक है, तो डेटा सेट में हम लोग क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो डेटा के बेसिस पे बेस्ड रहता है और इसको जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मॉडल को जब चुनते हैं डेटा सेट के बेसिस पे, तो वो रोबस्ट होना चाहिए और रिलायबल सॉल्यूशन का होना चाहिए। ठीक है, वो रिलायबल सॉल्यूशन का होना चाहिए। ठीक है, सो द बेसिक की कॉन्सेप्ट एंड द गोल्डन रूल ऑफ मशीन लर्निंग, you must never use your test set for the model training or selection. It must only be used for the final evaluation of your chosen model. To enforce this, we typically split our data into the three parts. How many parts? Three parts. So training set is there, validation is there, and test set is there. What is the training set? Used to train the model. huh? Training set is the basically used to train the model how it behave. And validation set or development set, we also call the validation set as a development set, used to evaluate model performance during training and tune hyperparameter and select the best model. And the third one is the test one, right? So test one is basically test set is the used only once at a very end to get an the unbiased estimated of the final model performance on the unseen data. So this is a core evaluation method, hold out validation. तो जब भी हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद से हम इवेल्युएशन करते हैं उसका, कि इवेल्युएशन किस तरह से करेंगे कि इसका जो मॉडल बना हुआ है वो कितना एक्यूरेट है, इसका इसका जो कोर एवोल्यूशन मेथड है, होल्ड ऑन वैलिडेशन है, वो किस तरह से प्रोसेस करता है। सो दिस इज बेसिकली स्प्लिट द डेटा सेट वंस इनटू ए ट्रेनिंग सेट एंड वैलिडेशन सेट। सो ये बेसिकली जो हमारा होता है वो ट्रेनिंग सेट पे और वैलिडेशन सेट पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग सेट हमारा 70% होता है और वैलिडेशन सेट 30% या कभी कभी 80% और 20% भी हो जाता है। सिंपल एंड फास्ट। ठीक है, सो इसमें कई तरह के जो वैलिडेशन होते हैं, जैसे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी होता है। ठीक है, इसमें जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें जो होता है वैलिडेशन, जैसे कि क्रॉस वैलिडेशन है, ठीक है ना, ट्रेन वैलिडेशन है, इस तरह से हमारे कई सारे वैलिडेशन भी होते हैं। क्रॉस वैलिडेशन को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड वैलिडेशन कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन and robust method for the model selection. What is the process? Randomly split the data into the k equal size fold, like k is equal to 5 or k is equal to 10. For each unique fold, train the model on k1 fold. Validation the model on the remaining one fold and calculate the average performance across all the k folds.
अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, वैलिडेशन के प्रोज और कॉन्स क्या हैं कि एवरी डेटा पॉइंट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एग्जैक्टली वंस provide a much more reliable estimate of performance than a single hold out set and reduce the covariance of the performance estimate. Cons क्या है, computationally expensive as the model needs to be the trained k time. Stratified k-fold cross validation, a crucial validation of k-fold for the classification problem with imbalanced classes. Process क्या है, same as the k-fold but each fold is created to have approximately the same distribution of the largest classes as the complete data set. Why it's important? Prevent a scenario where the fold contain only example from one class which would lead to the meaning leading evaluation, and leave one out cross validation. Leave one out cross validation. A specific case of k-fold where k is equal to n a number of data point. Process train the model on data point, expect one and validate on the left point. Repeat for the every data point. Pros uses as much data as possible for the training and unbiased. Cons क्या है, extremely computationally expensive for the large data set, can have high variance. Performance metrics, ठीक है। अब इसमें जो होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, अब उसमें जो रिग्रेशन और क्लस्टरिंग जो होता ही है, उसके बाद से हमारा जो होता है वो एक मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन के साथ साथ हमारा मैट्रिक्स भी होता है, जिसे कि हम लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स यू चूज डिपेंड एंटायरली ऑन योर प्रॉब्लम टाइप, उसका रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन और बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। अब रिग्रेशन में क्या होता है, दैट्स मीन्स एब्सोल्यूट एरर, एमईए के बेसिस पे ये डिपेंड करता है, न एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल इजी टू इंटरप्रेट। मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, आर स्क्वायर्ड होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, एक्यूरेसी होता है। एंड दिस कैन बी अ वेरी मिसलीडिंग और इम्बैलेंस्ड डेटा सेट इन द डिजीज डिसेक्शन वेयर ओनली 1% आर सिक इज नॉट यूजफुल। कंफ्यूजन इसमें मैट्रिक्स होता है, ए टेबल दैट गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस एंड ट्रू पोजीशन, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव। अब इसमें क्या मैट्रिक्सेस में जो बेसिस होता है वो हमारा इक्वेशन के बेसिस पे होता है, जिसे कि हम लोग ट्रू पोजीशन और ट्रू निगेटिव, ठीक है ना, ट्रू पॉजिटिव जिसे हम टीपी और टीएन भी बोलते हैं, और फॉल्स पॉजिटिव एफपी और एफएन बोलते हैं, फॉल्स निगेटिव। Precision of all the positive prediction, how many are actually positive, TP slash divide by TN and FN, used when the cost of the false positive and high, ठीक है। Recall of all the actual positive, how many did we correct predict। अब एरिया अंडर द ROC कर्व, अब हम जब कर्व डिज़ाइन करते हैं तो हाउ व्हेन वी पुट द कर्व, सो ROC curve plot the true positive rate, false positive rate at various classification thresholds. AUC measure the entire two-dimensional area underneath the ROC curve. A model with the perfect skill has a AUC of 1.0. A random model has an AUC of 0.5. It's a great measure of overall model quality across all thresholds. The model selection work for putting till it's all together. Here is a practical step-by-step process, and define the goal and metrics before you start. Decide what success looks like, and it is the highest F1 score, lowest MAE. Choose your primarily evaluation and metrics. क्रिएट ए वैलिडेशन स्ट्रेटजी, जब हम वैलिडेशन करते हैं तो उसका स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। वैलिडेशन का स्ट्रेटजी किसके बेसिस पे होता है, मॉडल के बेसिस पे। उसके बाद से हम लॉजिस्टिक मॉडल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजीबूट, यूज योर वैलिडेशन स्ट्रेटजी टू चेंज एंड हाइपर पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग फाइनल इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है इवैल्यूएशन मॉडल होता है, और इसका जो होता है वो मशीन लर्निंग में हम लोग
यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक और जो है डेटा जो है पुट करके इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा मॉडल था ना, मॉडल इवोल्यूशन का और सिलेक्शन का, उसी तरह से एक और मैंने ये थोड़ा डिज़ाइन बना रखा है कि इसमें आप देखो कि जो इवोल्यूशन का मैट्रिक्स है वो MSE और SSIM, ये जो हमारे रिफरेंसेस है या जनरेटिव मॉडल है, वो ये मॉडल के बेसिस हैं, ठीक है ना। जैसे कि इमेज सेगमेंटेशन और ऑब्जेक्ट डिसीजन जो डिटेक्शन मैट्रिसेस है, उसमें ये सारे चीज़ें हमारा IOU, DICE, PICEL, पिक्सल, ACL, ये सारे हमारी चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ होती हैं इवैल्यूएशन के मैट्रिसेस में, ठीक है। इवैल्यूएशन के मैट्रिसेस में ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। तो इस तरह से समरी में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रेन योर सेलेक्टेड मॉडल टू इंट्रॉय ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा सेट एंड pitfall description, best practice, data leakage information from the test set leak into the training process, giving and the overall optimistic performance estimate. Strictly separated your test set process using your only training data statistics over fitting the validation test and cross validation using the wrong matrix, ठीक है। So using accuracy for the imbalance classification problem, align your matrices with business objective, precision for spam and recall for the fraud, ignoring baseline model, jumping straight to the complex model without a baseline, ठीक है। और इसमें जो है हमारा उसके बाद से दूसरा जो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस आता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा मैट्रिसेस आता है, ठीक है, ठीक है, इवैल्यूएशन जो मैट्रिसेस आता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के लिए हम लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन हो गया, इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के लिए ये मैंने बनाया है कि कैसे मैट्रिसेस का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने एक फ्लो बनाया है, फ्लो डायग्राम बनाया है कि जो मैट्रिसेस का इवैल्यूएशन होता है वो कैसे करते हैं। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो लर्न इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, एंड दिस इज़ द गोल्डन रूल टू चूज द मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द योर बिजनेस गोल। Based on your business goal, before driving into the, always ask what does success look like for this project, and the matrix should be directly reflect that goal. Classification matrix and prediction a category: spam versus non-spam, disease versus no disease, cat versus dog, and the foundation, the confusion matrix. This is not a single matrix but a table that is a source for the almost all classification metrics. Understand this first. Like predicted, no, not spam, predicted yes spam, and actual no, true negative, false positive, and false negative, true positive. So the key metrics divide from the confusion matrix accuracy, what it is, the proportion of the total correct predictions. Formula is TP plus TN divided by TP plus TN FP plus FN. When to use? When your classes are the balanced roughly equal number of instances for each class and the cost of FP and FN is similar. When to avoid highly imbalanced data set. For example, if 99% of your data is not fraud and 1% is fraud, the model that always predict not fraud. Why? Because it is a 99% data is not fraud. So precision, what it is when the model predict yes and how often it is correct, quality of position prediction. This is how we look. So first we get the data prepared and we select the model, and then we will, third option is, तो हम लोग डेटा को सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद से मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और मॉडल का कंपेयर भी साथ में करते रहते हैं, ठीक है।
जब हम मॉडल का कंपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद इवेल्युएट करते हैं मैट्रिक्स को, एक्यूरेसी को, प्रेसिजन को, और तब हम लोग फाइनल जो है मॉडल सिलेक्शन करते हैं। किसके बेसिस पे? फार्मूलाज के बेसिस पे। व्हाट इज द फार्मूला? टी पी स्लैश डिवाइड बाई टी वी प्लस एफ एन। सो एफ वन स्कोर्स and what is the harmonial mean of precision and recall is balance the two formula precision plus divide by precision plus recall. Visualize the trade off and ROC curve and AUC. So AUC, and then we find out the regression matrix. Prediction a continuous value, how price and temperature stock price. Mean absolute, then we find out the mean absolute error and mean squared error, root mean square error. Like formula we formulate r squared, and then we calculate the r squared, which is very important. We called as r squared as the coefficient of the determination, and what it is, the proportion of the variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable. So in last session we learned about the dependent variable, independent variable, and equation of the dependent and independent variable. So it is basically formula of r squared. R square is equal to 1 or r square is equal to 0. So I will explain this in a next session from slides and PDF. I will do that. So okay, don't worry. In this session we will learn these things. So next one is the key metrics of ranking and imbalance data, mean, average, precision. So what is that? Primarily used in the information retrieval and object detection. So how can we do that? Log cross empty logs, cross empty logs. So this is the another slide where we will learn the evaluation of the matrix, and now we are going to find out the common cross validation technique. Now we are going to learn common cross validation technique, and for that we have cross validation technique, right? We have two images cross for cross validation technique. One is this, and second one I will show after this one. So here cross validation technique is a model evaluation method used to assess how well a machine learning model जनरलाइज टू अनसीन डेटा। कैसे? मतलब उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं डेटा को, ठीक है। तो इसके हमारे कई प्रकार है कि होल्ड आउट वैलिडेशन के थ्रू, कोड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, and leave p out cross validation, prepared k fold cross validation, something like that, right? So common cross validation technique. What is the common cross validation technique? Here are the most widely used CV technique, from simplest to most advanced. Hold out validation. This is the simplest from essentially a single train test split. How it works? Randomly split the data set into the two set, a training set or a testing or hold out set. Pros इसके क्या है कि simple, fast and useful every large data set. So this is the common cross validation technique, where the hold out validation is very important, right? So second is the k-fold cross validation. What is that? K-fold cross validation. This is the gold standard and most commonly used technique. How it works? Randomly split the data set into the k equal size group called fold. For each unique fold, treat the current fold at the test set and treat the remaining k1 fold as the training set. Train the model on the training set and evaluate it on the test set. Record the performance score. The final model performance is the average of the k recorded score, typically k value 5 or 10. Right?
Typically k values 5 or 10, k value of k is equal to 10 is very common as it provide a good bias variance trade-off pros. Those bias all data point are used for both training and testing exactly once. Robust provide a much more reliable performance estimate than a single train test split. Cons क्या है कि computationally expensive the model must be trained k time, not suitable for the time series or group data without modification. Stratified k-fold cross validation. Now, the third one is stratified k-fold cross validation. And what is that? This is the variable of k-fold that is crucial for the classification problem with the imbalance classes, right? How it work exactly the k-fold, but it ensures that each fold has a same or a very similar proportion of the class level as the complete data set. Why it is important is a standard k-fold with the imbalanced data one fold might each up with a very few examples of the minority classes leading to a misleading evaluation and stratified k-fold prevent this. When to use almost always for the classification task especially with class imbalance. And the next one is the leave one out cross validation, a specific case of the k-fold where k is the number of data point. And what is that? This is a specific case of the k-fold, and here for each data point in the data set, train the model on all data expect that one point, test the model on the single head out point, and what is the pros and cons. So low bias uses almost all the data for the training each time, and the no road menace in the split cons extremely computationally expensive. You have to train the model and time infeasible for the large data set. When to use only for a very small data set where data is extremely scarce. So leave P out cross validation. The next one is leave P out cross validation, a more general form of LOCV. How it works, it's create all possible training sets by removing P data points from the complete data set. The model is tested on the P head out point, pros, executive and throw. Cons even more computationally expensive than LOOCV. The number of combination group combinatory rarely used in practice. And the next one is the time series cross validation. Time series cross validation. So, what is that? Standard k-fold is invalid for the time series data because it assumes data points are independent and identically distributed, which is not true for the time series. Suffering the data would destroy the temporary order. The next one is the group k-fold cross validation, and what is that? Used when your data set has inherent grouping and you want to ensure that the same group doesn't appear in both the training and test set. Medical data from multiple patients and multiple sample per patient. You want to be the test a new patient, not new sample from the same patient. So this is what we are discussing in the common validation, right? Common validation, sorry, cross validation technique. And this is the another image I draw, which is based on the learned cross validation technique. Also cross validation technique based on the basic and straight technique. K-fold cross validation is there, stratified k-fold and leave one out is there, and we categorize into the two part. The second one is the advanced and time series technique where we discuss the group k-fold and the time series split Monte Carlo. So this is what we learned. So how did you find this video? Please comment, like, share and subscribe if you like that, and give me the specific topic which you want to learn in a comment below, so we can easily find out and we will
make the videos or lecture on that one. So thank you for watching. Goodbye. Jai Hind, Jai Bharat. एवरीवन, गुड आफ्टरनून, दिस इज संतोष। और हम लोग मशीन लर्निंग का एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड। तो ये मैंने जो है एक स्लाइड बनाया है पिक टू चार्ट पे, और मैंने पीडीएफ के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। सो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, और वैसे भी अदर टूल मैंने बता रखे हैं कि कौन कौन से मैं यूज़ करता हूँ, तो इस पर मैंने बना रखा है, तो आप इस पर भी बना सकते हैं। और मैंने टेक्स्ट वगैरह काफ़ी जगह से गैदर किया है, और पीडीएफ वगैरह कई सारे पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ेंगे, फिर इसके सर्च होते हैं कई सारे, जैसे ग्रिड सर्च होता है, रैंडम सर्च होता है, बायेशियन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और भी कई सारे मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें जो होता है हाइपर पैरामीटर जो ट्यूनिंग होता है ना, वो एक मशीन लर्निंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने पैरामीटर पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से हाइपर पैरामीटर होता है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस होता है उसके इन्हेंस कर देता है इसके बेसिस पे। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह पढ़े थे, वैसे ही पैरामीटर और जो होता है हाइपर पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें जब हम लोग मॉडल बनाते हैं, तो जब मॉडल बनाते हैं तो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो उसका यूज़ किस लिए करते हैं, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के लिए, कितना एक्यूरेट है हमारा मॉडल, कितना एफिशिएंट वर्क में काम कर रहा है, और कितना फास्ट एग्जीक्यूशन इसका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट का परफॉर्मेंस किस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे ही हम लोगों ने सर्च किया, तो जैसे ही हम लोगों ने ब्राउज़र के सर्च इंजन में कोई भी चीज़ या उसके टास्क बार में हमने यूआरएल पुट किया, अब जैसे ही वो ओपन होता है माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड में, तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका जो जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है इसका। अब एक्यूरेट रिजल्ट, हमने कोई भी चीज़ सर्च किया और एकदम जो हम सर्च कर रहे हैं वही एक्यूरेटली हमें मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही सही रिजल्ट दे रहा है। तो ये जो मॉडल इसके बेसिस पे बनता है वो हमें क्या करता है, परफॉर्मेंस तो देता ही देता है, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी भी देता है। और इसके कई सारे मेथड भी होते हैं, जैसे कि ग्रिड सर्च होता है और बायेशियल ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो हम लोग एक एक करके इसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो ग्रिड सर्च सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रिड सर्च में हमारा क्या होता है कि जैसे कि इसका ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए किसी भी सर्च को करते हैं, तो स्पेसिफिकली जो हम अगर डिफिनीशन वाइज जाएंगे, सो वी कैन से दैट कि ग्रिड सर्च इज अ ट्रेडिशनल मेथड दैट इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग a set of value for each hyperparameter and then evaluating the model for every combination of these hyperparameter। ठीक है, वे ग्रिड सर्च के जो हमारे कोड वगैरह होते हैं, मैं उसको भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन देंगे, जब हम लोग मिनी प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये जितने भी सेशन मैं ले रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोड पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरिटिकल जो हमारा वो रोड मैप होता है वो हमें देता है कि हमें किस तरह से कोड करना है। तो इसलिए थ्योरी को पढ़ना पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो हमें एक माइंडसेट देता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, किस तरह से बनाने जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है कि ग्रिड सर्च में जो हाइपर पैरामीटर जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन बाय एग्जॉस्टिवली सर्चिंग डिफाइन स्पेस। अब की टेक्स अभी क्या है कि एग्जॉस्टिक
सर्च देता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट होता है और बेस्ट फॉर स्मॉल स्पेसेस होता है, ठीक है। अब इस ये जो हाइपर पैरामीटर का जो ग्रिड सर्च होता है वो रिलेटिवली स्मॉल और वेल डिफाइन होता है, मतलब छोटे स्पेस के लिए, ठीक है। अब इसमें सर्च जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ग्रिड का और हाइपर पैरामीटर वैल्यूज़ का, ठीक है। और इसका जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली विद मैनी हाइपर पैरामीटर और ए फाइन ग्रिड, ठीक है। अब इसमें जो होता है सेकंड जो होता है रैंडम सर्च होता है। रैंडम सर्च में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रैंडम सर्च बाय डेफिनेशन इफ वी गो टू रैंडम सर्च सैंपल इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन. It is a less computationally intensive than grid search and often find a good combination faster. Example using skittle-learn, ठीक है। तो इसमें रैंडम सर्च में क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने ग्रिड सर्च पढ़ा था कि ग्रिड सर्च में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस चीज़ के लिए छोटे वर्क स्पेस के लिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसी तरह से ये मतलब इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है रैंडमली, जैसे कि इसका नाम भी स्पेसिफाई करता है कि ये रैंडम सर्च के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें जो हाइपर पैरामीटर होता है रैंडमली स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये हमें क्या करता है कि एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सर्च के इसका जो कंप्यूटेशनल इंटेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सर्च के कम होती है, ठीक है। तो रैंडम सर्च के लिए रैंडम सर्च जो होता है लेस ऑर्गेनाइज होता है और एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सर्च के जो होता है इसका जो इंटेंसिव होता है वो एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सर्च के रैंडम सर्च जो होता है थोड़ा कम होता है। बायसियल ऑप्टिमाइजेशन, अब जो नेक्स्ट होता है वो बायसियल ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायसियल ऑप्टिमाइजेशन? सो बायसियल ऑप्टिमाइजेशन यूजेस ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इसमें प्रोबेबिलिटी काम करती है लाइक ए गॉसियन प्रोसेस टू मॉडल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड देन यूजेस ए इक्वेशन फंक्शन टू डिसाइड विच हाइपर पैरामीटर टू to try next. So Bayesian optimization example, as we use hyperopt which require the objective function to return a dictionary with at least two key loss and status. We use negative accuracy because hyperopt minimize the objective. These are the just a few example of hyperparameter tuning method. Each has its own advantage and suitable for the different scenario. So इसमें जो हमारा बायसियन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10+2 वगैरह में, प्रोबेबिलिटी मॉडल पे ये काम करता है, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी का मॉडल होता है वो प्रेडिक्ट करता है किसी भी वैल्यू को कि इसकी परफॉर्मेंस या जो भी हमारा एफिशिएंसी होती है या जो हमारा डिफरेंट हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशन होता है उसके बेसिस पे। अब एक्वाजिशन फंक्शन इसमें काम करता है जो कि सजेशन के बेसिस पे हमारा काम करता है। किसके बेसिस पे काम करता है? सजेशन के बेसिस पे। और इसमें जो एफिशिएंसी इवेल्युएशन होता है वो भी पर्टिकुलर यूजफुल होता है व्हेन इवेल्युएटिंग द मॉडल इज एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अब इसमें अदर मेथड भी हैं, ये जो हमारा जो होता है मेन मेथड जो हो गए ये 3 हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा जो है अदर मेथड, देयर आर इवन मोर मेथड फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड दिस इज द हाइपर बैंड ऑप्टिमा एंड जेनेटिक एल्गोरिदम. So hyperband focuses on early stopping for efficiency, right? Best practices. So start simple, use cross validation and adapt your method to problem complexity and budget. Key guidelines. So simple, start simply, use cross validation and parallelization. So start simply, begin with a random search before trying more complex optimizations method and use cross validation. Always use cross validation to avoid
avoid overfitting the model to the training data, and leverage parallel computing to speed up the hyperparameter tuning process. So summary, what is the summary? So we already covered the ग्रिड सर्च. सबसे पहले हम लोगों ने ग्रिड सर्च पढ़ा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. रैंडम सर्च पढ़ा, फिर बायेसियन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने मतलब एडिशनल जो चीज़ें होती हैं जैसे हाइपर बैंड, ऑप्टिमा, और उसके बाद से जेनेटिक एल्गोरिदम भी अच्छा होता है. सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी. ठीक है. अब उसमें से हम लोग को बेस्ट मेथड चूज़ करके और उसका जो होता है चीज़ों को निकाल के और उसको मॉडल को हम लोग तैयार करते हैं. अब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ग्रिड सर्च जो होता है वो मतलब किस तरह से काम करता है. इस तरह से जो अभी हम लोगों ने तीनों कंबाइंड करके पढ़ा. अभी हम लोग ग्रिड सर्च को पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि ग्रिड सर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके प्रॉज और कॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से ये ग्रिड सर्च जो है हमारा काम करता है. सो द कोर आइडिया व्हाट इज द ग्रिड सर्च. सबसे पहले ग्रिड सर्च क्या है. तो सो इट इज़ ए imagine you are trying to find the perfect setting on a complex coffee machine to make the best cup of coffee. So you have the two knobs. Is the first one is the coffee amount. So it is a fine, medium, or coarse, or brew time. What is the brew time? It's a 30 second, 40 second, or 50 seconds. So brew force way to find the best combination is to try every simple possible pairing of these setting, taste the coffee and pick the winner. So fine 30 second, 40 second, 50 second, or medium 30 second. So this is exactly what grid search does. But the machine learning models, it is the hyperparameter turning techniques that perform an executive search over a manually specific subset of the model hyperparameter. So this is a grid search explained based on the hyperparameter. So it's a core idea and why we used it, how it's work, core example, pros and cons, and alternative randomized search. So what is the core idea and grid search is like exhaustively trying all setting on a coffee machine. So as we already discussed, what is the core idea between for using a grid search, and why we need it. So why do we need it? The problem it's solved. So machine learning models have a parameter and hyperparameter. We have the two components. One is the parameter and another one is the hyperparameter. So parameter, these are the learned from the data during training. The weight in the linear regression or the split in the decision tree. You do not set these manually. Hyperparameter, these are the knobs you set before the training process. They control the overall behavior of the model, the learning rate, and the depth of a tree, the number of neighbors in K and N. The performance of a model is highly sensitive to its hyperparameter, and grid search automate the process of finding the optional combination of these hyperparameters. So this is the things. And the next one is how does it work. So the step by step process is, let's use the example of tuning a support vector machine. So we have a tuning vector machine. So define the model. So you choose to use the SVM, define the parameter grid, you specify the hyperparameter you want to tune and value you want to try. So for that we use the kernel, like we use the kernel like linear, and we create the grid search construct a grid of all possible combinations from your defined value, like combination 1, combination 2, and combination 24, something like that.
train and evaluate for train the new SVM model on your training data using the specific hyperparameter set. It's evaluate the performance of newly trained model and validate on the training data to avoid overfitting. Select the best. After all models are trained and evaluated, grid search identify the hyperparameter combination that yield the highest performance and highest accuracy and lowest error. And final training, finally, you can train a final model on entire training set using this best found hyperparameter set. Visualization of the grid, and the next one is the code example, key steps and define grid. So what is the defined grid is specifically hyperparameter and their potential value is in dictionary. So grid search CV initiated and fit the grid search CV object with the model and grid. So a simple cost एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो इसमें क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें कोड के बेसिस पे करते हैं और उसमें से बेस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट फाइंड आउट मॉडल हम लोग उसमें चूज़ करते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग उसका वर्क लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉस और कॉन्स हैं, सो दिस इज़ द एग्जॉस्टिव guarantee to find the best combination within the grid and easy to understand implement. The concept is very straightforward and embarrassingly parallel. Each combination can be trained independently. And cons क्या है, computationally expensive, can be very slow if the grid is large or the model is a complex cause of the dimensionality, and can overfit if not using cross validation properly. Limited by the grid, it's only search the value you provide. It might miss the optimal combination if it not in your grid. A common alternative, randomized search. So we are using this one, right? And this is the alternative randomized search to address the computational cost of the grid search. And randomized search CV is the popular alternative. Instead of trying every combination, it's randomly sample a fixed number of combination for the parameter grid. This often find a very good solution much faster. So, summary, if you want to go for the summary, model trained with the randomized search, grid search is the fundamental brute force tool for the hyperparameter tuning. It your go-to method when you have a small set of hyperparameter to tune and sufficient computational resources. And it provide a clear and definite answer to for the best combination with your predefined search. So this is the second slide we discuss after the hyperparameter. This is the grid search, and now we go for the other option. Like we have a other option, Bayesian optimization. Like Bayesian optimization. So if you go by the by the definition, or the core idea in the simple term, imagine you are trying to find the highest point in vast foggy mountain range. You expensive function, you cannot see the whole range and the hiking any point evaluation and take a lot of time and energy. A native approach would be to hike to the random point, but that inefficient. A slightly better one would be a grid search, but it is still wasteful. Bayesian optimization is like having a smart scout, like like a smart scout, ठीक है? So table of content is introduction and core ideas, two key component and summary. So introduction, we will go for the introduction of the Bayesian optimization. So Bayesian optimization is like having a smart scout.
A scout build a map. A scout uses this knowledge of the few places you have already been to created a probabilistic map of an entire mountain range. This map doesn't just show one possible height, it shows a right of the portable height at every location, which uncertainty. The scout suggests the most promising nest spot. The scout doesn't have suggest the highest point on their current map by balancing two ideas, exploitation and exploration. So exploitation and exploration, right? So uh, we will discuss the ex- exploitation. Go to the area that the man predict in the high, and exploration is go to the area that is very uncertain. So we call as the, because you might find an even higher peak there. You hike and update, you hike to with the suggested spot, measure the height and the report back. The scout them update their map with the new valuable information. Repeat this process, repeat with the map getting more and more accurate with each step, quickly guiding you to the highest peak with a very few hike. The two key component formulae, this scout analogy translate into the two concrete mathematical component. The surrogate model, the probabilistic map. This is the model that the approximate the unknown expansive function. The most common choice is Gaussian process. Why a Gaussian process, a GP, is the perfect for this job? Because it doesn't just give a single prediction for a new point, it gives a full probability distribution for any point x. It provides a mean and the variance, so uncertainty is a high in residues. Why? You have no data, and lower near point you have already evaluated. And the acquisition function, the scout decision rule. So this is the smart scout and build a map and suggest the next spot. So what is the acquisition function, or we call the scout decision rule? So like a like a this is a function that use the surrogate model predictions, means and uncertainty to decide the next point, to evaluate and quantify the promise of a given point x. We maximize the acquisition function to find the most promising point. Common acquisition function include probability of improvement, right? Maximizes the probability that evaluating x will yield and better result than the current best. Expected improvement, the most popular choice, it doesn't just care about the probability of improvement but also the magnitude of the potential improvement. It balances exploration and exploitation very effectively. Upper confidence bound simply uses mu x and k cross mu x, where k is the parameter that controls the exploration and exploitation turned off. A high k favorite exploitation. The Bayesian optimization algorithm loop, the flowchart visualize the illustrates and when and why it is used. So when the two component Bayesian optimization, two crucial part to work. First, it has a surrogate model like a Gaussian process. This model estimated the function and giving both prediction and uncertainty. So the next slide is when and why we use it. So Bayesian optimization sign in a specific scenario, optimizing, right? Optimizing expensive black box function. The function is the black box. You can provide input and get output, but you do not know its internal structure, gradient, and unavailable. Hyperparameter tuning of machine learning model. This is the most famous application. Training a model is the expensive function. BO can find the
best hyperparameter, learning rate, Newton path, in for fewer trial than random or grid search. Robotics optimizing control parameter, experimental design, finding the ideal chemical composition of process parameter with a limited number of experiment anywhere. Function evaluation are costly in terms of time, money, and computational resource. Advantage and disadvantage. So, in next slide, we will discuss the advantages and disadvantages of particular model. So, extremely simple, efficient, and find good solution with very few evaluation. Handle noisy evaluation. Work well when the function output is noisy, and balance exploration, exploitation. Systematically decide between the gathering new information and using existing knowledge. What is the disadvantage? Poor scalability, performance can degrade and very high dimension space, computationally expensive overhead, and fitting the surrogate model and maximizing the acquisition function can be slow, though much faster than the evaluating the target function. Complexity, more complex to implement than the super method like a random search. So this is what we discussed in last session. So this if you like this video, just like, share, and subscribe it, and just give me which next topic would you like to learn, so we'll explain that one. So thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat, goodbye.